नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर मैं आज के आपके सामने लेकर आया हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा अध्ययनों के परिणाम इंगित करते हैं कि क्या इंगित करते हैं जुड़वा अध्ययनों के परिणाम। ये दिया गया है बुद्धि के संबंध में कि बुद्धि के संबंध में जुड़वा अध्ययनों के परिणाम क्या इंगित करते हैं। पहला दिया है आनुवंशिकी और वातावरणीय कारक दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा है न तो आनुवंशिक और न ही वातावरणीय कारक महत्वपूर्ण है। तीसरा है आनुवंशिक कारकों की तुलना में वातावरणीय कारक अधिक महत्वपूर्ण है। या फिर चौथा दिया है कि वातावरणीय कारकों की तुलना में आनुवंशिक कारक अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एक बालक के बुद्धि विकास के संबंध में क्या आनुवंशिकी महत्वपूर्ण है या फिर दिया गया है वातावरणीय कारक। तो वातावरणीय कारक किसे कहते हैं? जो बच्चा वातावरण से अर्जित करता है, जो उसके पर्यावरणीय से ढंग से अर्जित करता है, जो उसके समाज से सीखता है, विद्यालय, आस पड़ोस, ये सब उसका क्या होता है? वातावरण। और आनुवंशिकी क्या होता है? जो माता पिता द्वारा मिले हुए गुण हो, केवल माता पिता ही नहीं, दादा दादी, नाना नानी और बहुत सारी पीढ़ियों के उसमें गुण होते हैं जो आनुवंशिकी कहलाता है। तो ये इसके बारे में पूछा गया है कि बच्चे की बुद्धि के संबंध में या फिर व्यक्ति की बुद्धि के संबंध में आनुवंशिकी कारक महत्वपूर्ण है या फिर वातावरणीय। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि बोथ ऑफ का कारण जो है, जो दोनों, बोथ मतलब दोनों कारण जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। आनुवंशिकी भी महत्वपूर्ण है और वातावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आनुवंशिक से किसी भी प्रभावित होता है बच्चे का बुद्धि, और उसके वातावरण का भी अर्जित गुण होता है। वातावरण जो होता है उसका अर्जित गुण होता है और आनुवंशिकी उसका प्रदत्त गुण है, मतलब जो जन्मजात है, जो उसके माता पिता से मिली है, उसके माता पिता को किससे मिली थी? उनके दादा दादी या नाना नानी के द्वारा। तो इस प्रकार से एक ये हो जाता है आनुवंशिकी गुण और एक हो जाता है वातावरणीय गुण। तो न तो आनुवंशिकी और न ही वातावरणीय, मतलब दोनों ही इसके लिए महत्वपूर्ण है। बुद्धि के सिद्धांत में ये चीज़ लागू होती है। तो ये 16वां प्रश्न था। 17वां प्रश्न आपके सामने देखते हैं, क्योंकि 15 प्रश्न हमने कल हल कर लिए थे और 15 प्रश्न आज हल कर रहे हैं। तो 17वां प्रश्न देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन या फिर शास्त्रीय अनुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग पर पावलाव के सिद्धांत में वर्तमान में विद्यालयों में व्यवहार प्रबंधन पर अनुसंधान को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो यहाँ पर वर्तमान की बात की गई है और बात की गई है शास्त्रीय अनुकूलन के सिद्धांत या फिर पावलाव का सिद्धांत की। तो वर्तमान विद्यालय में व्यवहार पर प्रबंधन पर अनुसंधान को किस प्रकार से प्रभावित किया है? पहला ऑप्शन है शिक्षक रचना करते हैं, चीज़ों को संबंधित परिप्रेक्ष्य में रखते हैं और शिक्षण के मुख्य कार्य पर वापस आते हैं। क्या ये हो सकता है? या फिर दूसरा है शिक्षक को कक्षा में हो रही छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर शिक्षकों के पास स्पष्ट पाठ लक्ष्य होता है और समूह कार्य उचित उपयोग करते हैं। और आखिरी का दिया गया है शिक्षक द्वारा बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि अच्छा व्यवहार क्या है और इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षक नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए दंड भी देना चाहिए। तो यहाँ पर पावलाव का जो सिद्धांत लागू होता है वो होता है चौथा ऑप्शन, क्योंकि शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनको जागरूक भी करना चाहिए और अच्छा व्यवहार करने के लिए उनको प्रेरित भी करना चाहिए, और उनको नकारात्मक व्यवहार के लिए थोड़ा बहुत दंड का भी प्रयोग करना चाहिए। तो ये यहाँ पर पावलाव का सिद्धांत में बात लागू होती है। 18वां प्रश्न दिया गया है, बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उनमें निम्न होता है। क्या होता है? डर से संबंधित भावनाएं कब महसूस करते हैं? जब उनमें कौन सा विकार होता है? तो पहला दिया है बाइपोलर डिसऑर्डर, दूसरा है एडीएचडी और तीसरा है ऑटिज्म, और चौथा बच्चा जो होता है, वो चौथी बीमारी जो होती है वो है चिंता या एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर तो संबंधित होता है, तुनक मिजाजी होता है बच्चा, मतलब उसके विचारों में बार बार परिवर्तन होते रहते हैं, तो वो होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये यहाँ पर क्वालिटी आपके सही से नहीं आ रही हो तो आप अपने यूट्यूब की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा थोड़े से, तो उससे क्या होगा कि आपको सही से स्पष्ट दिखने लग जाएगा। तो पहला होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, मतलब वो तुनक मिजाजी होता है बच्चा, बार बार न जाने कुछ मिजाज चेंज होते रहते हैं उसके, तो वो होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। दूसरा होता है एडीएचडी। एडीएचडी का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो एडीएचडी का होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसएक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं?
अटेंड डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसका फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसका पूरा नाम है। तो ये मतलब अवधान से संबंधित बीमारी है, अवधान से संबंधित विकार कहा जाता है इसको। और तीसरा ऑटिज्म दिया गया है। ऑटिज्म मतलब क्या होता है, मैंने इस एक वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा जो होता है वो प्रत्यक्ष तौर पे मतलब बातचीत करने में या फिर किसी से पेश आने में वो स्वयं की जो है वो क्या महसूस करता है, शर्मिंदगी महसूस करता है, तो वो होता है ऑटिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंता, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर डर जो है तो वो किसके कारण होता है? वो चिंता के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिंता या एंजाइटी, क्योंकि डर की भावना जो संबंधित होती है, जो जब डर बच्चे महसूस करते हैं तो उनमें कौन सा डिसऑर्डर पाया जाता है? तो उसमें एंजाइटी डिसऑर्डर पाया जाता है, जिसको हम चिंता बोल सकते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर समझा हमने, एडीएचडी समझा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोला जाता है एडीएचडी को। तो ये अवधान से संबंधित विकार है। तीसरा हमने ऑटिज्म समझा, मतलब स्वयं को पेश करने में, स्वयं को मतलब व्यक्त करने के लिए बच्चों को शर्म महसूस होती है, उनको छोटापन महसूस होता है, तो ये ऑटिज्म की बीमारी कहलाती है। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, रिक्त स्थान दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन का एक केंद्रीय कारक बन जाता है। कौन सा? समाज सांस्कृतिक, मानवतावादी, मनोविश्लेषण या फिर व्यावहारिक। तो किस दृष्टिकोण के अनुसार जो है वयस्कों, मतलब वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है। तो वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन रहा है, तो वहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत लागू होगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या आप सबको पता है कि फ्रायड जो है वो मनोविश्लेषण से संबंधित है। व्यवहारवाद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं, आपको पता है, जैसे कि हमारे थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ये व्यवहारवादी है। जबकि सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में कौन? वाइगोत्स्की बल देते हैं। तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषण। 20वां प्रश्न दिया है आपके सामने, कुछ बच्चे अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं जब जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है। यह उनके रिक्त स्थान को संदर्भित करता है। तो यह उनकी प्राथमिकताओं को संदर्भित करता है, विचारों को संदर्भित करता है, रुचियों को संदर्भित करता है, या फिर अधिगम शैलियों को। तो जब क्या होता है कि कुछ बच्चे अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं जब जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है, तो वो उनकी क्या शैलियों को दर्शाता है? उनकी अधिगम शैलियों को दर्शाता है कि बच्चे किस चीज़ में सक्षम होते जा रहे हैं, उनके ज्ञान का किस प्रकार से विस्तार होता जा रहा है। तो ये उनके अधिगम शैलियों के ऊपर निर्भर करता है। 21वां प्रश्न है, विद्यालय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मुख्य ध्यान, सेंट्रल फोकस किस पर होना चाहिए? विद्यालय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए क्या दोस्तों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, क्या माता पिता, या क्या पड़ोसियों, या फिर स्वयं? तो उसका हो जाएगा वन सेल्फ, मतलब स्वयं से पर ध्यान, सेंट्रल फोकस उसका होना चाहिए, तब जाकर वो विद्यालय में क्या कर सकेगा? वो इंडिविजुअल गाइडेंस पा सकेगा। 22वां प्रश्न है, बोबो गुड़िया पर प्रयोग किसने प्रस्तावित किया था? तो बोबो एक प्रकार की डोल थी जो बांडुरा ने अपने अधिगम सिद्धांत में प्रयुक्त किया था। उन्होंने एक बच्चों को एक डोल दिखाई, जिसको एक डोल का चित्र दिखाया जिसका नाम था बोबो डोल। तो उन्होंने बांडुरा ने क्या किया, उस प्रयोग में बच्चों को दिखाया जिसमें कुछ बच्चे उसके बाल खींच रहे थे, कुछ उसे मार रहे थे। तो इससे जिन बच्चों ने जिस बोबोडोल को देखा, तो बाद में अपनी प्रतिक्रियाएं उन्होंने अवलोकन के द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं जो है उस बोबोडोल के जैसे ही अपने भी विचार व्यक्त कर दिए। तो इस प्रकार से बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया और बताया कि बच्चे जो देखते हैं समाज में वही उनका अवलोकन करते हैं। तो ये बोबोडोल का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड बांडुरा ने। तो बांडुरा जो थे ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सामाजिक अधिगम और इनका अधिगम अवलोकनात्मक अधिगम भी कहलाता है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं इस सामाजिक परिवेश में उसी प्रकार से सीखते हैं। तो ये बांडुरा के द्वारा प्रयोग किया गया था। एरिक्सन की बात करें तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। पावलोव की बात करें तो इन्होंने कंडीशनिंग थ्योरी दी है। और वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की ने किस पर? सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में बच्चे के विकास को महत्वपूर्ण माना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बांडुरा।
23वां प्रश्न आपके सामने दिया है, कौन मानता था कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवीण करने के लिए उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति उभारना चाहिए। देखिए, जहाँ पर भी प्रकृति से संबंधित बातें आ जाए, नेचुरली बातें आ जाए, तो वो किससे संबंधित होगी? जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई जो है वो बच्चे के विकास को प्रकृति के संदर्भ में उचित मानते हैं कि प्रकृति के संपर्क में रहकर बच्चा अधिक तरीके से सीख सकता है। तो ये जॉन ड्यूई मानते थे। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा कि जॉन ड्यूई जो थे, ये प्राकृतिक विकास को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे बच्चे के परिवेशीय विकास के लिए, बच्चे के ज्ञानात्मक विकास के लिए उनको प्रकृति के क्षेत्र में संपर्क में अधिक अच्छा महसूस करते थे। तो वो कौन थे? जॉन ड्यूई। अब अगला प्रश्न है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में शीर्ष अवस्था की आवश्यकता को निम्न रूप में भी जाना जाता है। तो मैस्लो ने हम सब को पता है कि आवश्यकता 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है और आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत जो है वो मैस्लो ने प्रस्तुत किया है। तो मैस्लो ने जो है विकास की आवश्यकता, ग्रोथ नीड्स को आवश्यकता को महत्वपूर्ण माना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ग्रोथ नीड या फिर विकास की आवश्यकता। 25वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है, माता पिता लिंग स्टीरियोटाइपिंग में कैसे सहयोग करते हैं? मतलब यहाँ पर दिया गया है लिंग स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है कि माता पिता जो होते हैं वो एक बच्चे को, एक लड़की को किस प्रकार लड़की के गुण विकसित करने को कहते हैं और किस प्रकार से जो लड़के को है वो एक पुरुष के स्वभाव उसका बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये होता है लिंग स्टीरियोटाइपिंग। मतलब माता पिता किस प्रकार से बताते हैं कि एक लड़की को लड़की के हिसाब से रहना चाहिए और लिंग निर्धारण में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, माता पिता लिंग स्टीरियोटाइपिंग में कैसे सहयोग करते हैं? बचपन के साथी समूहों को लिंग लाइन्स के हिसाब से अलग किया जाता है, या फिर स्कूल पुरुष और महिला छात्रों के विभिन्न शैक्षणिक विषयों पर जोर देते हैं, या फिर माता पिता अपने बच्चों के लिए लिंग विशिष्ट स्कूलों में रखते हैं, या फिर एक और दिया गया है, माता पिता बच्चों को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य करते हैं। पारंपरिक मतलब जो परंपराओं से चला आ रहा है, जैसे कि स्त्री जो है उसको स्त्रीत्व प्राप्त कैसा होता है, उसको किस हिसाब से रहना चाहिए, जैसे कि पुरुष जो है उनमें पुरुषोचित विकास गुणों के लिए किस प्रकार से गुण विकसित करने चाहिए। तो ये सब माता पिता उनको बचपन से ही जो पारंपरिक भूमिकाएं होती है उनमें रहने के लिए बाध्य करते हैं, जिस कारण से उनमें लिंग स्टीरियोटाइपिंग की भावना का विकास हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, माता पिता बच्चों को पारंपरिक भूमिकाओं का अनुसरण करने के लिए क्या करते हैं? बाध्य करते हैं। तो उससे बच्चे जो होते हैं वो अपने 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 लिंग के अनुसार व्यवहार करने लग जाते हैं। तो ये होता है लिंग स्टीरियोटाइपिंग। 26वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप से पाई जाने वाली भाषा अर्जन प्रविधि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो देखिए, यहाँ पर पहला दिया गया है जीन पियाजे, दूसरा है BF स्किनर, तीसरा है EL थॉर्नडाइक और चौथा ऑप्शन दिया है नोम चॉम्स्की। तो अगर भाषा विकास की कहीं पर बात आ जाए कि भाषा विकास के संबंध में किसने सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो भाषा विकास का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो वो दिया था नोम चॉम्स्की। अगर भाषा के आपसे कहीं पर भी प्रश्न आ जाए तो वो उसका सही आंसर नोम चॉम्स्की अगर ऑप्शन में है तो नोम चॉम्स्की ही होगा, क्योंकि नोम चॉम्स्की ने जो बताया है कि बच्चे का भाषा विकास किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से बच्चा बबलिंग करता है और किस प्रकार से किस उम्र तक करता है, किस उम्र में रोना सीखता है। रोना तो हालांकि बचपन से ही सीखता जाता है बच्चा, परंतु नोम चॉम्स्की ने जो है ये भाषा विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इनके द्वारा बताया गया है कि भाषा किस प्रकार से सीखते हैं बच्चे। अब यहाँ पर जीन पियाजे दिया गया है, तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। BF स्किनर, जिनका पूरा नाम है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, जिनका सिद्धांत कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और इन्होंने पुनर्बलन पर महत्वपूर्ण जोर दिया है। तीसरे ऑप्शन में है EL थॉर्नडाइक। तो EL थॉर्नडाइक ने जो है वो कौन सा संबंधवाद का सिद्धांत दिया था? तो ये एक व्यवहारवादी सिद्धांत है। इन्होंने सीखने के नियम दिए, ठीक है। तो ये होते हैं, ये व्यवहारवाद से संबंधित है। पियाजे संज्ञानवाद से संबंधित है। नोम चॉम्स्की जो है ये किससे? ये भाषा से संबंधित है, और BF स्किनर भी व्यवहारवाद से संबंधित है। 27वां प्रश्न दिया गया है कि अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया के बीच संबंध के क्रमिक ठहराव का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो अगर देखिए, हम बात कर रहे हैं अनुबंधित उद्दीपक, यहाँ पर पावलोव के सिद्धांत की बात की गई है
कि जैसे कुत्ते को भोजन पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उसको धीरे धीरे क्या आदत डाल दी जाती है कि पहले घंटी बजाई जाती है, उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता है। तो जब घंटी बजती है तब कुत्ते के मुंह में लार आती है और उसके बाद उसको भोजन प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कुत्ता जो है उस चीज़ से अनुबंधन बिठा लेता है और वो अनुबंधन बिठा लेता है कि घंटी बजेगी उसके बाद भोजन प्राप्त होगा। तो इस क्रिया से क्या होता है कि कुत्ता अपने मन में अनुबंधन बिठा लेता है। अपने अनुबंधन के द्वारा वो समझ लेता है कि घंटी बज रही है मतलब अब भोजन आने वाला है। तो इसके द्वारा अगर ठहराव आ जाता है उस प्रक्रिया में बाधा आ जाती है या फिर क्रमिक ठहराव आ जाता है तो उसे विलोप के नाम से जाना जाता है। मतलब उस चीज़ का अधिगम का विलोप हो जाता है, क्योंकि एकदम से अचानक से उसकी घंटी बजना बंद हो गई तो और भोजन प्राप्त हो मतलब होता है या नहीं भी हो रहा है तो वो उस चीज़ को मतलब अनुबंधन को तोड़ देगा, क्योंकि घंटी बज रही थी और भोजन आ रहा था तो उसके मुंह में लार आ रही थी, तो उस चीज़ का विलोप हो जाएगा। 28वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है कि एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है। तो एक विशेष आवश्यकता वाले जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं उनको अलग करने वाली एक क्या हो सकती है तरकीब। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है जिसे अपना गृह कार्य होमवर्क पूरा करने में समस्या आती है, क्या वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। या फिर दूसरा, जिसकी क्षमता औसत बच्चे से भिन्न होती है। या फिर तीसरा, जिसके साथियों के साथ खराब संबंध होते हैं। या फिर एकेडमिक में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। तो देखिए, जिसकी क्षमता औसत बच्चे से भिन्न होती है वो होता है विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, क्योंकि वह या तो ज़्यादा हो सकता है औसत बच्चे से। औसत जैसे कि बुद्धि लब्धि अगर हम देखें तो 90 से 110 के मध्य औसत बुद्धि लब्धि होती है। अगर 110 से ऊपर औसत बुद्धि लब्धि इसकी है, 110 से ज़्यादा बुद्धि लब्धि है 140 तक, तो वो विशेष आवश्यकता वाले के अंतर्गत आता है। हाँ, आप सही सुन रहे हो, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे केवल वो ही नहीं होते हैं जो अधिगम में कमज़ोर होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उन्हें भी कहा जाता है जो जिनकी बुद्धि लब्धि हाई होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है और जो सृजनात्मक होते हैं वो भी किसकी श्रेणी में आते हैं, विशेष आवश्यकता वाली बच्चे की श्रेणी में आते हैं। और जिनकी बुद्धि लब्धि मतलब 190 से कम होती है, जैसे कि 70 से कम हो सकती है, तो वो औसत बच्चे होते हैं। 70 से कम 50-25 जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। तो अगर 90 से 110 के ऊपर है तो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, और 90 से कम है तो वो भी क्या होगी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से जिसकी क्षमता औसत बच्चे, औसत किसे मान सकते हैं हम, 90 से 110 की जिनकी बुद्धि लब्धि होगी उनको औसत मानते हैं। और उनसे ऊपर भी अगर किसी की बुद्धि लब्धि है तो वो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है। और 90 से कम मतलब 70 से भी कम जिसकी बुद्धि लब्धि है वो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी क्षमता औसत बच्चों से भिन्न होती है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। अब 29वां प्रश्न है, सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करने के नियमों को क्या कहा जाता है। शिक्षण की विधि कहा जाता है, शिक्षण की रणनीतियाँ कहा जाता है, शिक्षण के सूत्र कहा जाता है, या फिर शिक्षण के तकनीक। तो देखिए, अगर आसान बना रही है आपकी विधि को, आपकी जो शिक्षण सामग्री है उसको आसान बना रही है तो उसके शिक्षण के सूत्र कहे जाएंगे। शिक्षण के सूत्र जो होते हैं वो शिक्षण के आपकी सामग्री होती है उसको आसान प्रस्तुत करने में आसान या फिर सरलता अनुभव करवाती है। तो शिक्षण के सूत्र जो होगा वो सामग्री को आसान बना देंगे। अब शिक्षण विधि से क्या तात्पर्य, शिक्षण विधि की मतलब शिक्षक क्या विधि प्रयोग कर रहा है। रणनीतियाँ मतलब अपनी रणनीति क्या क्या अपना रहा है वो कक्षा में किसी पाठ को प्रस्तुत करते। और तकनीकें भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण के सूत्र। जो सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करते हैं उसको शिक्षण के सूत्र कहा जाता है। अब 30वां और आखिरी प्रश्न आपके सामने है, शब्द प्रमस्तिष्क अंगघात सेरेब्रल पाल्सी द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया, रिक्त स्थान के द्वारा लोकप्रिय और प्रस्तावित बनाया गया। तो यहाँ पर हमें उस मनोवैज्ञानिक का उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जो अंगघात प्रमस्तिष्क या फिर जिसको हम सेरेब्रल पाल्सी बोल सकते हैं। तो उनको लोकप्रिय, उनको सेरेब्रल पाल्सी की खोज करने वाले कौन थे, तो सर विलियम ऑसलर जो थे ये सेरेब्रल पाल्सी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। सेरेब्रल पाल्सी होता क्या है कि अंगों में विकार आ जाता है, मतलब अंग छोटा बड़ा हो जाता है, या फिर आप दिमाग जो होता है उनका मानसिक तौर पर अक्षम बच्चे हो जाते हैं वो।
और ये एक जन्मजात बीमारी है। कौन सी? जन्मजात बीमारी है। मतलब सेरेब्रल पाल्सी जो होता है वो दिमाग से, बच्चा दिमागी रूप से या फिर कुछ अंग संबंधी विकार पाए जाते हैं उनमें, और वो जन्म से ही होते हैं, इनको आप सही नहीं कर सकते। तो वो होता है जन्मजात विकार, तो सेरेब्रल पाल्सी होता है ये। और इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किसने किया था? तो सर विलियम ओस्लर ने। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी शिक्षण प्रक्रिया को और मजबूती प्रदान करते हैं। आगे भी इसी प्रकार की प्रश्नों की सीरीज़ या फिर संबंधित बाल विकास से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।